नमस्कार दोस्तों, मैं मानस जैन अपने YouTube चैनल पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज का विषय है प्रेगनेंसी। हमने देखा है बहुत सारी माताएं बहनें इस टाइम पर बहुत कंफ्यूज होते हैं कि क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। लेकिन आज हम क्या नहीं किया जाए इसकी बजाय क्या किया जाए इस पर हम कुछ बताना चाह रहे हैं कि माताएं बहनें इन टाइम ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या क्या कर सकती हैं, अपने उस फिटस को, नवजात शिशु को कितना बेहतर रख सकते हैं, उसे क्या क्या सिखाया जा सकता है योग के माध्यम से। और आज हम आपको ये वीडियो जो दिखा रहे हैं, इस वीडियो में आपको जो करते हुए दिखाई दे रहे हैं वो कोई सामान्य नहीं है। डे 1 से, प्रथम दिन से, जब से उन्होंने कंसीव किया है, प्रथम दिन से वो योग का यही नियमित अभ्यास कर रहे हैं। और जो ये वीडियो बनाया गया है ये उनकी डिलीवरी से एक दिन पहले का वीडियो है। इस वीडियो में जो भी आसनों का अभ्यास क्रम इनके द्वारा किया जा रहा है, ये अभ्यास इन्होंने नियमित किया है, जिससे नेक्स्ट डे इनकी डिलीवरी सामान्य हुई है, सिजेरियन नहीं हुई है। यदि आप भी चाहते हैं सिजेरियन डिलीवरी से बचना, तो आप इन आसनों का अभ्यास नियमित करके अपने आप को और अपने आने वाले शिशु को एक स्वस्थ, सुंदर और बेहतर जीवन दे सकते हैं। माता निर्माता भवती, ये हमने कब पहचान की। माता ही निर्माता होती है, निर्माण करने वाली होती है। तो माँ को सबसे पहले संकल्पित होना पड़ता है एक नए शिशु को, एक नई जीवात्मा को इस संसार में लाने के लिए। तो माँ ये संकल्प ले कि जो शिशु आने वाला है वह स्वस्थ हो और इस संसार के लिए कल्याणकारक हो किसी भी दृष्टि में। उसके लिए हम आज आपको कुछ योगाभ्यास यहाँ पर बता रहे हैं कि योग करके किस प्रकार हम एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकते हैं, और वो भी बगैर किसी दवाओं के और बिना ऑपरेशन के, सर्जरी ना हो, ऐसा अभ्यास आप कर सकते हैं और सिजेरियन डिलीवरी से बच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसा अभ्यास। ये जो अभ्यास हम आपको बता रहे हैं, इसमें सबसे पहले स्ट्रेचिंग, ताड़ासन का अभ्यास किया गया है। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करके पलटकर धीरे से ऊपर की तरफ खींचें। पंजों के बल पूरे शरीर को तानना है और वापस आ जाना है। आगे का क्रम है, दोनों पांव में फासला बनाएं और दोनों हाथों को इंटरलॉक करके धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे झुकें। उसके बाद हाथों को भी जितना संभव हो उठाएं। ये सारे अभ्यास क्रम शरीर को फ्लेक्सिबल, लचीला बनाए रखते हैं। नेक्स्ट अभ्यास है हमारा वृक्षासन। पेड़ की आकृति बनाना, एक पांव पर खड़े होना, दूसरे पांव को जंघा मूल पर स्थापित करना, दोनों हाथों को धीरे धीरे आकाश की तरफ तानते हुए वहीं पर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रुकना। दोनों तरफ से इस अभ्यास को दोहराएं। हम बता देते हैं कि ये अभ्यास क्रम आप अपनी क्षमताओं के अनुसार कम व अधिक कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की दुविधा है, कंफ्यूजन है, तो आप हमारे इनबॉक्स में अपना मैसेज ड्रॉप कर दें, तो हम उसका समाधान आपको दे सकते हैं। आगे का हमारा अभ्यास क्रम है, दोनों हाथों को दीवार पर रख लें। दीवार का सहारा लेते हुए अपने दाएं पांव को बाईं तरफ और बाएं पांव को दाईं तरफ रखें। ऐसे उठाना है, लिफ्ट करना है जब श्वास छोड़ेंगे उसके साथ। आगे का अभ्यास क्रम डिप्स लगाना। हम जब जमीन पे डिप्स लगाते हैं तो पेट अड़ने लगता है, इसलिए हमने दीवार का सहारा लिया है और दोनों पंजों को, एड़ियों को टिका के रखा और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दीवार की तरफ जाएं और श्वास लेते हुए वापस आ जाएं। यह अभ्यास क्रम हमारी हाथों की मांसपेशियों को मजबूती देगा। उसके बाद वहीं पर
आप स्क्वेटिंग कर सकते हैं, पाँव खुले हुए ही रहेंगे। और इसमें देखिए ध्यान से कि हमने घुटनों को बाहर की तरफ खोला है, तो बाहर की तरफ खोलेंगे तो पेट का जो बढ़ा हुआ भाग है वह स्पेस लेगा और आराम से हम बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, जिससे कि हमारी थाई मसल्स और ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाएं, मजबूत हो जाएं। उस दर्द को, उस कष्ट को या सहन करने के लिए जो भविष्य में आने वाला है। उसके बाद दीवार का ही सहारा लेकर धीरे धीरे एक एक पाँव को हम यथा योग्य, यथा सामर्थ्य पीछे की तरफ उठाएंगे, लिफ्ट करेंगे, जिससे कि हमारे दोनों पाँव की स्ट्रेचिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। पाँव में दर्द, खिंचाव, तनाव या अकड़न की समस्या नहीं आएगी। अधिकांश ये देखने में आता है कि माताएं बहनें आराम ज़्यादा करती हैं तो स्टिफनेस बढ़ जाती है। ये मूवमेंट है। उसके बाद एक पाँव को धीरे धीरे गोल घुमाना है, सहारा देते हुए आराम आराम से। जितना बड़ा सर्कल में आप बना सकते हैं उतना अधिक अच्छा होगा। इसमें जब पाँव ऊपर जाता है तो श्वास लेना है और पाँव नीचे आता है तो प्रश्वास करना है, श्वास छोड़ देना है। इसके बाद धीरे धीरे हम जो सूक्ष्म क्रियाएं कर रहे हैं केवल पाँव के लिए, पंजों के लिए। पहले आप देख पा रहे हैं कि यहाँ हम पंजों के बल चल के गए हैं और फिर एडी के बल दूसरी तरफ वापस आ रहे हैं। तो ये पंजों के दो भागों को कवर किया। अब हम आउटर साइड को टिकाकर इनर साइड को लिफ्ट करके चल रहे हैं। उसके बाद इनर साइड से चल रहे हैं, आउटर साइड को लिफ्ट कर दिया है। इससे पाँव में दर्द नहीं होता है। जो तनाव आया है शरीर में, उस तनाव को दूर करने के लिए पुनः एक बार आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, ताड़ासन का अभ्यास कर सकते हैं। यह आसन आपके आलस्य को दूर करता है, मांसपेशियों में खिंचाव पैदा करके रक्त संचार को बढ़ाता है, रक्त संचार दुरुस्त हो जाता है इससे। यथासंभव जितना समय आप दे पाए आराम से रुके रह सकते हैं इस अभ्यास में। उसके बाद दोनों पाँव को खोल के धीरे धीरे एक हाथ से जितना साइड में बेंड किया जा सकता है, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएं और श्वास छोड़ लेते हुए वापस ऊपर आ जाना है। इस प्रकार ये अभ्यास क्रम आप दोहराएंगे तो निश्चित ही आप एक स्वस्थ और सुंदर बच्चे को इस जीवन में ला सकते हैं, और वो भी बगैर किसी डॉक्टरी चिकित्सा के। उसके बाद का जो ये अभ्यास क्रम है यह है बटरफ्लाई, तितली आसन। ये बहुत आवश्यक आसन है। ये डे 1 से आप शुरू कर सकते हैं और लास्ट डे तक आप कर सकते हैं। इससे थाई मसल्स ज़्यादा फैलती नहीं है, थाइज हैवी नहीं होती हैं, वजन ज़्यादा पुट ऑन नहीं होता है और थाई मसल्स रिलैक्स भी रहती हैं। इन पे अतिरिक्त जो दबाव आता है उस दबाव से बच जाते हैं। उसके बाद का जो अभ्यास क्रम है, दोनों पाँव को खोलकर धीरे धीरे पीछे की तरफ झुकना और आगे की तरफ झुकना। ये देखिए, हम पीछे जब झुक रहे हैं तो अपने दोनों हाथों का सहारा लेकर पीछे झुक रहे हैं, और जब आगे आ रहे हैं तो हम अपने दोनों हाथों को जमीन पर भी रख सकते हैं और दोनों पाँव पर भी स्पर्श कर सकते हैं। हमारा जैसा सामर्थ्य हो हम उस क्रिया को दोहरा सकते हैं। उसके बाद हम साइड करवट से लेट गए हैं, इसे विष्णु मुद्रा कहते हैं। विष्णु मुद्रा में लेटकर एक एक पाँव को कम से कम 15-15 बार इनहेल करते हुए, श्वास लेते हुए ऊपर ले जाएं और प्रश्वास करते हुए नीचे लेकर आएं। ऐसा ही दूसरी ओर से। ये सारे अभ्यास क्रम हमारे शरीर में वाइटलिटी को बढ़ाते हैं, हमारे शरीर में लचीलेपन को बढ़ाते हैं, शरीर के दर्दों में आराम आता है। हमारे शरीर में जो प्राकृतिक रूप से स्टेरॉइड दर्द सहने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। उसके पश्चात आप देख रहे हैं, आराम से बैठ जाएं। यदि थकान हुई है तो बीच बीच में आप आराम भी कर सकते हैं, और दोनों हाथों को आप कंधों पर रख लें और धीरे धीरे कोहनियों से बड़ा सा सर्कल बनाने का प्रयत्न करें, जिससे कि कंधे और कंधे के साथ साथ कुछ भाग हमारा चेस्ट रीजन का भी फ्री हो जाए।
उसके बाद एक हाथ को सीधा करना है विपरीत दिशा में और आगे से कोहनी को प्रेस करने की कोशिश करनी है कि हाथ हमारा सीधा हो जाए। ये शोल्डर, बैक शोल्डर की स्ट्रेचिंग हो जाएगी। पीछे का भाग जो कंधे का है वो स्वस्थ रहेगा, दर्द मुक्त रहेगा। उसके बाद यदि संभव हो तो ये बहुत ही एक प्यारा आसन है आपके सामने, है ना। ये जैसे बटरफ्लाई करते हैं वैसे ही दोनों पंजों के बल आपको बैठना है एड़ियों पर और घुटनों को बाहर की तरफ खोल देना है। जितना आप बैठ सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार धीरे धीरे बैठने का प्रयास करें। उसके बाद पाँव को और खोल दीजिए। आपका पेल्विक रीजन जितना फ्री होगा आपको सामान्य प्रसव के उतने ही अधिक चांस बढ़ जाएंगे। तो बटरफ्लाई और उसके बाद ये दोनों पाँव को खोलकर बैठना, ऐसे आप अपने इस समय को बहुत एंजॉय कर सकते हैं। फिर से थोड़ा साइड स्ट्रेचिंग। इससे क्या होता है, कमर से लेकर और अंडर आर्म तक जो भी तनाव आते हैं वो तनाव दूर हो जाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, जिससे हमें आराम करने की जो बार बार लत लगती है कि ऐसा होता है कि लेट जाएं, आराम कर लें, बिस्तर पकड़ लें, तो वो समस्या से आप बच जाएंगे और टायर्स नहीं बनेंगे। धीरे धीरे इसका अभ्यास करें जैसा आपका शरीर आपको अलाउड करे। उसके बाद ये कटी संचालन, दोनों पाँव में इतना फासला बनाएं कि जब कमर को गोल घुमा रहे हों उस समय दोनों घुटने सीधे रहेंगे और धीरे धीरे चारों तरफ दोनों हाथों का सहारा लेकर कमर को पुश करते जाएं और गोल घुमाते जाएं। ये सभी अभ्यासक्रम इनके द्वारा नियमित किए गए थे, इसलिए इनकी सामान्य डिलीवरी हुई। हमें लगा कि ये जानकारी आप तक पहुंचानी चाहिए, इसलिए ये सब आप लोगों के लिए प्रस्तुत है। उसके बाद ये स्ट्रेचिंग है, दोनों पाँव को खोल लें। जो पाँव आगे वाला है उस पाँव को बिल्कुल पंजे को सीधा कर लें, पीछे वाला पंजा टेढ़ा रहेगा और दोनों हाथों का सहारा घुटनों पर देते हुए धीरे धीरे लेग्स को स्ट्रेच करना है। हनुमान आसन भी इसको बोला जाता है। जितना अधिक आप कर पाएं उतना अच्छा होगा। थाई मसल्स मजबूत रहेंगी और हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी हुई रहेगी। उसके बाद कलाइयों को आराम देने के लिए, हाथों को आराम देने के लिए, क्योंकि इतना जब आप मेहनत करेंगे तो आराम देना भी आवश्यक है। अंगूठे को अंदर की तरफ रखना है और कलाइयों को गोल घुमाएं। उसके बाद हाथों को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। ये सारी क्रियाएं बहुत ही आराम से आपको करनी है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो आसन है वह है स्क्वैटिंग, उठक बैठक। दोनों पाँव को अत्यधिक खोल लें, दोनों हाथों को ऊपर रखें। पहले जो आपने अभ्यास किया था स्क्वैटिंग का, वो आपने दोनों हाथों का सहारा लेके किया था दीवार पर, और अब जो अभ्यास कर रहे हैं वो दोनों हाथों को सिर पे रख लिया है और आपके पाँव और अधिक मजबूत हो गए हैं। तो इस प्रकार से आप धीरे धीरे अभ्यास करें। उसके बाद का जो अभ्यासक्रम है वह है अपने दोनों पाँव को अत्यधिक खोल लें और दोनों पंजों को स्ट्रेच करें, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, अंदर बाहर। जितना अधिक आप खिंचाव दे सकते हैं दें। और उसके बाद धीरे धीरे अपने विपरीत हाथ से विपरीत पंजे को स्पर्श करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आप अपने मस्तक को भी घुटने के पास ले जा सकते हैं। ध्यान रहे जब ये कर रहे हों उस समय आपके घुटने सीधे रहें। पहले एक एक हाथ से कर सकते हैं, उसके बाद दोनों हाथ एक एक पांव की तरफ आप ले जाकर श्वास बाहर छोड़कर झुकें। अपने सामर्थ्य के अनुसार करें। धीरे धीरे आपका सामर्थ्य बढ़ने लगेगा और आपको दर्दों की अनुभूति से मुक्ति हो जाएगी। आपका जो प्रसव है वो सामान्य होगा। हमारी भी यही अपेक्षा है कि आप सामान्य प्रसव से अपने बच्चे को इस दुनिया में लाएं। अब ये देख रहे हैं आप, दोनों हाथों से धीरे धीरे हम ट्विस्ट कर रहे हैं। जितना संभव हो आपसे उतना अभ्यास करें। इससे क्या होगा कि जो पेट के चारों तरफ का भाग है वह फ्लेक्सिबल रहेगा और हमें उठने, बैठने, चलने में तकलीफ नहीं होगी।
इसके बाद हम वज्रासन में बैठ गए हैं। वज्रासन में आप बैठ सकते हैं ये गर्दन की कुछ सूक्ष्म क्रियाएं हैं। गर्दन को धीरे धीरे पीछे आगे चलाना, श्वास लेते हुए पीछे और प्रश्वास करते हुए आगे की तरफ अपनी गर्दन को दबाएं। गर्दन की मांसपेशियां यहाँ से स्वस्थ रहती हैं, क्योंकि गर्दन के ऊपर के भाग में रक्त का संचार उन्हीं मांसपेशियों के माध्यम से होता है। उसके बाद धीरे धीरे आप अपनी चिन को शोल्डर की तरफ लेकर जाएं, प्रश्वास करते हुए और धीरे से इनहेल करते हुए वापस। एक्सहेल, ट्विस्ट, इनहेल, रिटर्न। इस प्रकार अभ्यास करके आप अपने पूरे शरीर को शुद्ध रक्त उपलब्ध करवा सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे अपने कान को कंधे से लगाने का प्रयत्न करें। बहुत सहजता से, बहुत आराम से, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। और इस पूरे अभ्यास के दौरान आपको प्रसन्न चित्त रहना है और पूरे 9 महीने आपको आनंदपूर्वक व्यतीत करने हैं। जितना श्रेष्ठ, जितना उत्तम समय आप व्यतीत करेंगे उतना अच्छा आपका शिशु होगा। उसके बाद गर्दन को धीरे धीरे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज गोल घुमाएंगे। बहुत आराम से चलाएं। इसमें यदि चक्कर आने की संभावना आपको लग रही है तो आप अपनी आंखें आवश्यकता के अनुसार खुली एवं बंद रख सकते हैं। अन्यथा आप एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा से ऐसे भी इस अभ्यास क्रम को दोहरा सकते हैं। इसके बाद जो आसन है उस आसन को बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है, आराम से कीजिए। उष्ट्रासन। यहाँ आपने देखे हैं कि आपके पंजे खड़े हुए हैं, आप इनको फ्लैट भी कर सकते हैं। दोनों घुटनों पर खड़े होकर धीरे धीरे हाथों को एड़ियों पर टिकाना है और कमर को धीरे धीरे आगे की तरफ पुश करना है, जिससे कमर हमारी मजबूत हो जाएगी, है ना। श्वास अधिक आएगा, श्वास में रुकावट, दम घुटना, ये सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी। उसके बाद बहुत ही उत्तम क्रिया है जो कि लास्ट के 6 मंथ कंटिन्यू की जा सकती है, चक्की चलाना। यहाँ पर देखिए दोनों पांव खोले हुए हैं और धीरे धीरे दोनों हाथों को क्लब कर लिया। हाथ कोहनियों से सीधे रहेंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ आना है और श्वास लेते हुए पीछे की तरफ जाना है। दोनों पंजों को कवर करने की कोशिश कीजिए दोनों हाथों से। जितना बड़ा सर्कल बनाएंगे उतना बड़ा लाभ भी मिलेगा। ऐसा ही एक दिशा से और फिर वैसा ही विपरीत दिशा से भी आप अभ्यास करें। ये सारे अभ्यासक्रम आपके प्रसव को सामान्य रखते हैं, शिशु को बल देते हैं, ऊर्जा देते हैं, उसमें रक्त संचार बेहतर होता है। आगे जो आसन हम देख रहे हैं यह आसन है सेतुबंध आसन। आप लेटने और बैठने का अभ्यास भी साइड करवट से ही कीजिएगा। यह है सेतुबंध आसन। दोनों एड़ियों को पकड़ लिया है और धीरे धीरे कमर को आकाश की तरफ पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। कुछ माताओं बहनों में देखा जाता है कि बेबी का वजन नीचे की तरफ ज़्यादा आ जाता है, तो उसको हम ऊपर की तरफ थोड़ा सा अपलिफ्ट कर सकते हैं, वजन कम हो जाएगा, दर्द का अनुभव कम हो जाएगा। तो ये अभ्यास आपके लिए उत्तम हो सकता है। दोनों घुटने यथासंभव दूरी पर हम रखें। इसके बाद करवट लेकर ही बैठें जहाँ तक अभ्यास हो जाए। उसके बाद धीरे धीरे वही स्क्वेटिंग, आपके पाँव में जितनी स्ट्रेंथ आई है, हम पहले क्या कर रहे थे, बार बार नीचे जा रहे थे, आ रहे थे। अब हमने क्या किया था कि जाके थोड़ा रुकना है, बार बार बैठें, थोड़ा रुकें और फिर धीरे धीरे वापस आए। यही अभ्यासक्रम आप पूरे 9 माह तक नियमित करके अपने आप को स्वस्थ और अपने शिशु को और अधिक पोषण दे सकते हैं। इन सभी अभ्यासक्रमों से हमारा ये अनुभव रहा है कि सामान्य डिलीवरी होती है और डिलीवरी के समय कोई परेशानी नहीं आती है। आप इनका अभ्यास करके अपने आने वाले समय को और सुंदर बना सकते हैं। ये तो हुआ आसनों का क्रम। इसके बाद आप कुछ सावधानियां भी रखें। पूरे समय आप कुछ मंत्रों का जप कर सकते हैं, जो भी आपके इष्ट मंत्र हैं
उनका जप आप कर सकते हैं, जैसे ओम का जप है, एक ओंकार का जप है, या गायत्री का जप है, या ओम नमः शिवाय, जो भी आपको श्रेष्ठ लगता है अपने मस्तिष्क के अनुकूल, जो अत्यंत प्रिय हो, उसका जप करें। वह आपको बहुत सहायता देगा मानसिक रूप से संतुलित रहने में। उसके बाद आप थोड़ा स्वाध्याय भी कर सकते हैं, श्रेष्ठ पुस्तकों का अध्ययन भी कर सकते हैं। खाने में जो सात्विक है और पौष्टिक है, सुपाच्य है, उन चीज़ों का सेवन आप अधिक से अधिक करें। कोशिश करें अधिक से अधिक आप प्रसन्न रहें। और उसके बाद कुछ प्राणायाम है, भस्त्रिका है, अनुलोम विलोम है, कपालभाति आपको करना नहीं है। तो ये प्राणायाम आप आगे देखेंगे और कोशिश करते हैं कि आप इस सब अभ्यासों को नियमित दोहराएंगे और अपने इस सुंदर समय को एक यादगार समय में तब्दील कर लेंगे। तो हमारी आप सबसे यही विनती है, अपेक्षा है कि आप इन सभी अभ्यासों को करके अपने जीवन को और आने वाले इस शिशु को एक सुंदर, स्वस्थ और बेहतर जीवन उपलब्ध उनकी जीवन। अभी हम देख रहे हैं गर्भावस्था में प्राणायाम कौन कौन सा अधिक लाभकारी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। तो आप देख रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम। धीमी गति से लंबा गहरा श्वास लेना है और गहरा श्वास छोड़ देना है। न श्वास लेने में अधिक शक्ति का प्रयोग करना है, न छोड़ने में अधिक शक्ति का प्रयोग करना है। आराम से श्वास आए, आराम से जाए। ऐसा करने से शरीर की थकान दूर होती है, शरीर में शुद्ध रक्त संचार तेज गति से पूरे शरीर में जाता है, आलस्य नहीं आता है और ये प्राण फीटस तक पहुंचता है। क्योंकि गर्भावस्था के दौरान माता के श्वासों से ही, माता के द्वारा किया हुआ भोजन ही शिशु को उपलब्ध होता है। तो आप इतना गहरा लंबा श्वास प्रश्वास भस्त्रिका का अभ्यास करेंगे तो आपके शिशु तक वह प्राण पहुंचकर और शिशु को बल प्रदान करेगा। ये है भस्त्रिका प्राणायाम। इसके बाद हम देखेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो प्रारंभ करते हैं अनुलोम विलोम। आपने देखा है जैसे कि दाएं नासिका को दाएं अंगूठे से बंद करना, बाएं से श्वास ले लिया था, फिर दाएं से छोड़ दिया, फिर दाएं से लिया और धीरे धीरे बाईं तरफ से पुनः रेचक कर दिया। इस प्रकार से आप क्रम को दोहराते रहें। आपके पास जितना भी समय हो इस प्राणायाम का अभ्यास आप 10 मिनट से लेके और 20 मिनट तक आराम से कर सकते हैं, जितना आपके पास समय हो। यह प्राणायाम हमारे मस्तिष्क से संबंधित समस्त समस्याओं को दूर कर देता है। जितनी भी न्यूरो प्रॉब्लम्स हैं इस प्राणायाम के करने से समाप्त हो जाती हैं। और गर्भावस्था में इसको करेंगे तो मस्तिष्क में अतिरिक्त शुद्ध प्राणवायु जाएगी और फ्रेशनेस, ताजगी बनी रहेगी। आपको कभी भी डलनेस, थकान का अनुभव नहीं होगा, भारीपन, आलस्य कभी नहीं आएगा। तो ये है अनुलोम विलोम प्राणायाम। धीमी गति से करना और खुली जगह में, खुले वातावरण में, फ्रेश एयर में बैठकर इसका अभ्यास कीजिएगा तो आपको अधिक लाभ मिलेगा। इसके बाद जो अभ्यास है, 3 ही अभ्यास हम यहाँ पर बता रहे हैं। पहला अभ्यास हमारा भस्त्रिका का था। वो भस्त्रिका आप कभी भी कर सकते हैं, उसमें खाना नहीं खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अनुलोम विलोम का अभ्यास, इसका बताया है 10 मिनट से लेकर 20 मिनट तक आराम से किया जा सकता है। इसके बाद जो तीसरा अभ्यास है, रुक जाएंगे, तीसरा अभ्यास है हमारा भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम आप दोनों हाथों को उठाकर अंगूठे से अपने कानों को बंद कर लें और अंतिम 3 उंगलियां अपनी आँखों पर रखेंगे कोमलता से, बगैर दबाव के, और पहली उंगली फोरहेड पर। फिर लंबा गहरा श्वास लें और प्रश्वास करते हुए भंवरे की तरह आवाज़ करनी है, मकार ध्वनि। फिर से एक बार।
पुनः एक बार। रिलैक्स। ये हुआ भ्रामरी प्राणायाम। आप इस प्रकार भ्रामरी का अभ्यास करके तनाव मुक्त रह सकते हैं। किसी भी तनाव को यहाँ से दूर किया जा सकता है। और आप ये सभी अभ्यास, प्राणायाम और आसनों का अभ्यास करें और अपने आप को और आने वाले शिशु को अच्छा समय और अच्छा स्वास्थ्य उपलब्ध कराएं। यही हमारी अपेक्षा है। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप इनबॉक्स में ड्रॉप कर दें, हम उनका जवाब देना जल्दी से जल्दी जवाब देंगे। धन्यवाद।